Welcome to the joint production of Critical Patriot and तक्षशिला विधि टॉक्स। कई लोगों ने हमारे पिछले जो चैट हुए थे, जो डिस्कशन हुआ था शकील सर के साथ, उन्होंने कहा था कि हमारे चैनल के साथ वो जुड़ना चाहेंगे। तो तक्षशिला विधि टॉक्स करके चैनल है जो मैंने शुरू किया है कुछ दिन पहले से। अब मैं उस पर और ज़्यादा रेगुलर रहा करूँगा। आप सभी लोग के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दोनों देशों के बीच में लव, हार्मनी और अच्छा रिलेशनशिप बढ़े। यही इसका मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मकसद है दोनों तरफ के लोगों को एक साथ लाना, पास लाना। तो इसके साथ ही आज हम होस्ट कर रहे हैं या को होस्ट कर रहे हैं शकील सर को। ही इज इंटेलेक्चुअल एट पार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने इनसे काफी कुछ सीखा है इनके चैनल से। बहुत पेशेंट लिसनर हैं, विच शोज दैट ही नोज मच मोर देन वी डू। इनका इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया जा सकता, फिर भी आई वुड अटेम्प्ट to give some or a brief or a succinct introduction. Shakil sir has done his international relation studies from Pakistan in Islamabad. Thereafter, he pursued his journalism degree, that means degree in media, from a university in London. Shakil sir is also an author of a book. So आज की जो हमारी बातचीत होगी उसमें हम इसको डिस्कशन मोड में ले जाएंगे, इंटरव्यू के मोड पे नहीं रखेंगे। थोड़ा सुनेंगे शकील सर से, थोड़ी अपनी कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पिछले 2 शोज को दिया था। तो शकील सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। अब बहुत से लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके प्रशंसक तो ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं इंडिया में, बट आपके बारे में जानना वो चाहेंगे कि आप कैसे, मतलब क्या है आपका बैकग्राउंड और ये चीजें। सो फ्लोर इज योर सर। थैंक यू अभिषेक जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अप्रोच किया और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने इंटरेस्टिंगली अपनी जो स्टडीज हैं वो एक मदरसे से शुरू की, और उसके बाद फिर ऑन माय ओन आई ज्वाइंड अ रेगुलर स्कूल, और उसके बाद फिर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का मैंने चॉइस किया, और मैंने वो इस्लामाबाद से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमएससी और एमफिल किया, और फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली। और इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन अ पैशन ऑफ माइन। तो उसका जो है बहुत आई लर्न दिस लैंग्वेज द हार्ड वे, और मैंने कोशिश की कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो मेरी तरह सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश और उनको कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो उनकी मदद के लिए फिर मैंने उसको बड़े अच्छे रिव्यूज मिले बीबीसी पे, बाकी भी इदारों में, कुछ अखबारों ने भी उस पर कमेंट्स किए, तो बड़ा अच्छा था वो। तो दिस इज अबाउट इट। और ये भी मेरा बड़े अरसे से है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, और इसी में दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा है। सो दिस हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कन्विक्शन ऑफ माइन। and we second your conviction, we stand by that. हमारी भी यही कन्विक्शन है कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो विवाद हैं, वो हटे और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट की जाए थ्रू इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। यही हमारा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य हमारे इस शो का नहीं है। तो आज का जो टॉपिक हमने और सर ने डिसाइड किया है वो है दी मेजर इरिटेंट्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और इन रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि कौन सी पेचीदगियां हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में, इनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे शकील सर से। मैं अपने इनपुट भी दूंगा और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सेशन आप लोग के लिए ये बनेगा। सर, तो पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस तरफ के लोगों को जो इंडिया में हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि एज अ पाकिस्तानी आप क्या देखते हैं कि इंडियंस क्या ऐसा कर रहे हैं या करें जिससे कि हालात बेहतर हो?
जी, आपने बात की इरिटेंट्स की, तो मेरे ख्याल में जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो सबसे बड़ा इरिटेंट जो है ना मेरे ख्याल में वो है साइकोलॉजिकल एक बैरियर है समहाउ। तो वो जो है उसको उबूर करना, उसको सरमाउंट करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस जो हैं वो नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी को निगेट कर देंगे। तो मतलब ये है कि अगर दो कम्युनिटीज आराम से एक साथ नहीं रह सकती, तो उन कम्युनिटीज की बेसिस पे बनने वाले दो मुल्क जो हैं वो भी आराम से नहीं रह सकते, अमन से नहीं रह सकते। हालांकि आप ये देखिए कि जिन्ना साहब ने जो अपना विजन दिया था, वो विजन ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऐसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। आपके इल्म में होगा कि अमेरिका और कनाडा का तो टेलीफोन कोड, इंटरनेशनल कोड, वो भी एक है। सो उस तरह के रिलेशंस अगर होते तो मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम की हालत आज बहुत बेहतर होती। तो जो लोग नहीं चाहते अच्छे रिलेशंस, उनकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी थे अब्दुल सत्तार। वो कुछ अरसा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। तो वो 2 दफा इंडिया में एम्बेसडर रहे। तो उनके बारे में जे.एन. डिक्सट साहब ने लिखा है, उनकी किताब है अनाटमी ऑफ अ फ्लॉड इनहेरिटेंस। और जे.एन. डिक्सट पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे और एनएसए भी रहे। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया लिखा है कि 1992 में अब्दुल सत्तार मुझसे मिलने आए, फेयरवेल उनकी मीटिंग थी। मैं फॉरेन सेक्रेटरी था और वो एम्बेसडर के तौर पे वापस जा रहे थे। तो उस पे अब्दुल सत्तार साहब ने कहा, एंड दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई डोंट थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी फ्रेंड्स or have normal relations in our lifetimes, not perhaps for another 2 generations. One can keep on trying, but it seems pointless. तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे ख्याल में बहुत एक नेगेटिव व्यू पॉइंट है। और इस व्यू पॉइंट, इस नैरेटिव के होते हुए वाकई बहुत मुश्किल है कि रिलेशंस अच्छे हो सकें। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे, और एम्बेसडर का काम तो रिलेशंस को इंप्रूव करना होता है और जो भी बेहतरी वो ला सके वो लाए। अगर वो इस कन्विक्शन के साथ किसी मुल्क में जाएगा एम्बेसडर बन के कि ये रिलेशंस तो इंप्रूव हो ही नहीं सकते, परहैप्स फॉर अनदर 2 जनरेशंस, फिर उस एम्बेसडर को वो असाइनमेंट कबूल नहीं करनी चाहिए। उसको किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहां के वो रिलेशंस इंप्रूव कर सके, जहां पे उसकी कन्विक्शन हो कि मैं इस मुल्क में जा रहा हूं, मैंने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। और हमारे यहाँ कुछ और लोग भी हैं, मसलन मेरे एक जानने वाले हैं, वो पोएट हैं, एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। उन्होंने 2015 में मेरी फेसबुक वॉल पे ये लिखा, आई बिलीव दैट पाकिस्तान सर्वाइवल इज लिंक्ड टू हेट एंड एनमिटी विद इंडिया। सो इस तरह का जो माइंडसेट है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इरिटेंट है, सबसे बड़ा इरिटेंट है। और इस पे हमारे एक पोएट थे मुनीर नियाजी, मैं बड़ा फैन हूं उनका। हाँ, उनका एक बहुत जबरदस्त शेर है, वो मैं कई दफा अपने प्रोग्रामों में उसको रिसाइट कर चुका हूं। अक्सर देर का देता हूं। गैर से नफरत जो पाली, खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। तो दिस कपलेट सम्स इट ऑल वेरी वेल। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपके इस क्वेश्चन के आंसर में। आप शेयर कीजिए कि आपकी क्या थॉट्स हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन। थैंक यू। बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है सर आपकी, और आई विश की जो आपकी थॉट है वैसे ही चीजें बढ़े और लोगों के अंदर। मैं इसको सर इवेंट से ज्यादा कॉजेस पे देखता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने किताब पढ़ी भीमराव अम्बेडकर जी की,
उसमें उन्होंने ये लिखा कि उसकी एनालिसिस की कि भारत में ये जो शूद्र और ब्राह्मण है और ये है, ये कहां से आया, कैसे आया, ये क्यों ये फीलिंग है लोगों के अंदर जात पात की व्यवस्था की, ठीक है ना, कम हो या ज्यादा हो थी, तो ये तो रियलिटी है, तो ये क्यों आई। तो वो इसको अपनी किताब जो है, उस किताब का नाम है द एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने उसकी एनालिसिस करते 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 वो पहुंचे कि भाई ऋग्वेदा में पुरुषोत्तम में एक सोर्स, एक वेद में एक मंत्र है या एक ऋचा है, और उस ऋचा में ये लिखा गया है कि इंसान 4 प्रकार के होते हैं, मतलब वेद में ये कहा गया है कि भगवान के मुख से जो निकला वो ब्राह्मण है, और यहाँ से जो पौरुष जो बाहु यहाँ से निकला वो क्षत्रिय, और ऐसे करके जो पैरों से निकला वो शूद्र है, ये लिखा गया है। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा कि मुंह बड़ा है या पैर छोटा है, क्योंकि उसके अगले वाले ही ऋचा में ये लिखा गया है कि उसी पौरुष के पैरों से जो है वो पृथ्वी का भी जन्म हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा, लोगों ने इसको अपनी, देखिए एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, जब हम सोसाइटी में कोई थ्योरी फ्लोट करते हैं, एक फिलॉसफी फ्लोट करते हैं, तो उस फिलॉसफी की सोशियोलॉजी कैसी होगी ये हम आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कि उसका जो बियरर है उस फिलॉसफी का, उसकी समझ कितनी है, ये बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी जो समझ है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होती है, वो चीजें जो उसको बता दी जाती है, जो समझता है उसी के हिसाब से वो जिंदगी को आगे बढ़ाता ले जाता है, खुद की एनालिसिस कभी नहीं करते मेजॉरिटी ऑफ द इंसान। तो जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि इंसान की जिंदगी के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जब वो लर्न करता है, सीखता है। सीखना दुनिया की सबसे आसान कला है या आसान क्वालिटी है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है अनलर्न करना, जो सीखा है उसको अनलर्न करना, और जो तीसरा स्टेप होता है वो है रीलर्न करना। सो दुनिया के 90 से 95% लोग लर्न करके खत्म हो जाते हैं, उसके आगे उनकी क्षमता नहीं होती कि वो अनलर्न कर सके। जो वो लर्न कर लेते हैं, गलत या सही, मैंने पहले भी कहा था कि इसका कोई डिटर्मिनेंट नहीं है कि वो गलत है या सही है, लेकिन अगर आप वो सीख चुके हैं उसके बाद उसको आपकी जिंदगी से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे देखते हैं और इसका रीजन क्या है। जैसे मैंने देखा, भारत दुनिया भर में एक दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाता है। हर जगह भारत का रिस्पेक्ट कह लें, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बहुत रिस्पेक्ट किया, लेकिन इंडिया एज अ यूनिट, एज अ सिविलाइजेशनल यूनिट इज रिवर्ड ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेसेस। आप जाएं, रशिया में जाएं, आप दूसरी जगहों पे जाएं, यूरोप में आए, तो इंडिया मीन्स यहाँ का एस्ट्रोलॉजी, यहाँ की आयुर्वेदा, यहाँ का योगा, यहाँ का सब कुछ, ठीक है ना, वो इंडिया है। तो वो इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज देखते हैं। लेकिन दुनिया का एकमात्र मुल्क पाकिस्तान ऐसा है जो इंडिया को एज अ प्लेस ऑफ इविल देखता है, कि यहाँ पे स्कीमिंग लोग बैठते हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो स्कीमिंग है, वो कनिंग है, वो बनिए हैं, वो ब्राह्मण है, वो लोगों का मॉरल ठीक नहीं है, वो हाथों में चाकू रखते हैं, पीछे आपके वो घुसेड़ देंगे जैसे उनको मौका मिलेगा। दे कांट बी ट्रस्टेड। यही सेम फीलिंग आपको मिलती है जूस के लिए, जो यूरोप में मैं बात कर रहा हूं। जो यूरोप के लोग हैं वो इसी तरीके की फीलिंग रखते हैं जूस के लिए, कि या रखते थे कह लें, अब बहुत हद तक चीजें बदल रही हैं। तो वो उनको यही लगता था कि कोई आदमी जूइश है तो ये मनी माइंडेड है, ये लालची है, इसका हर चीज पे कंट्रोल है, और वो सब चीजों के दोष वो जूस को देते थे। तो मैं जब आया यूरोप में, और मैं चूंकि एक ऐसे ट्रेडिशन में था जहां की मुझे बाइबल और ये अब्राहमिक फेथ के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो मैं सोचता था कि भाई यही यहूदी जब इंडिया में आए तो इनको बड़ा प्यार मिला। हमें कभी नहीं सिखाया गया कि यहूदी स्कीमिंग है, दुनिया भर में इसका कंट्रोल है और ऐसा है और वैसा है। हमें तो यहूदी एक नॉर्मल इंसान बताया गया कि जैसे पारसी है, जैसे तुम हो वैसे यहूदी है, तुम्हारा मंदिर है वैसे, जैसे किसी मुसलमान का मॉस्क है वैसे इनका सिनेगॉग है। तो हमें कभी ये चीजें नहीं बताई गई। तो फिर मैं धीरे धीरे ये मैंने समझते समझते ये समझा कि भाई यूरोप की हिस्ट्री में क्राइस्ट का एक जूइश होना और क्राइस्ट को उन्हीं जूस के द्वारा मारा जाना, ये एक फिनोमिना है जिसको कि जो क्राइस्ट के फॉलोअर हैं वो देखते हैं कि हमारे सेवियर लॉर्ड को मारने वाले ये लोग हैं, ये कनिंग लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं।
और ये थ्योरी ट्रेवल कर गई, ये एक माइंडसेट बन गया, बिकॉज एक एवरेज यूरोपियन भी हमारे आपके ही माइंडसेट का है, रंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप ये देखें कि जब मैं किसी भी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को भी सुनता हूं तो उसका स्टार्टिंग फेज ये होता है कि इंडिया बहुत गंदा मुल्क है, मोदी महामक्कार आदमी है और वो लोग ऐसे हैं, फिर वो अपनी कमियां बनाना शुरू करता है। यानी कि इवन इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज और सेल्फ क्रिटिसाइज इंडिया, पाकिस्तान, दी बैशिंग ऑफ इंडिया इज अ प्री कंडीशन। आप इंडिया के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, ये सवाल ही नहीं है कि देयर इज इवन एन आइटा ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इंडिया। तो क्यों है ये? यही इरिटेंट है। जैसे ही जूस के प्रति अमेरिका और यूरोप का नजरिया बदला, तो आज वही अमेरिका इजराइल के होने की गारंटी है। इजराइल इज सर्वाइविंग इन द थिक ऑफ मिडिल ईस्ट बिकॉज इन अमेरिकन गारंटी दे, बिकॉज अब वो देखते हैं कि भाई ये जूस हम हमारे ही हैं, हम जीसस भी जूस ही थे और उन्होंने नया कवरेंट लाया, नए लीगल सिस्टम लाए ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो, कोई बहुत अलग नहीं है। तो इस तरह के ये सेक्युलरिज्म का नतीजा हुआ। जब उन्होंने अपने आप को समझना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको इस दुश्मनी को बुलाएं। लेकिन अभी भी नॉर्मल जो एवरेज कुछ लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग हो सकती है, बट ओवरऑल अब ये सिंक्रोनाइज कर चुका है, उस तरीके की एंटी सेमिटिज्म नहीं मिलती। यही फीलिंग आपका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जब तक हिंदू एक बनिया रहेगा, वो भारत भी उसी देश तरीके से देखा जाएगा। वो भारत को नहीं देखते हैं एज अ यूनिट ऑफ मल्टी सिविलाइजेशनल एंटिटीज, वो भारत को देखते हैं एक बनिए के रूप में। वो उसका पर्सोनिफिकेशन करते हैं कि भारतीय होने का मतलब बनिया होना, भारतीय होने का मतलब सम सॉर्ट ऑफ स्कीमिंग कनिंग पीपल एज द जूइश पीपल आर, इसलिए इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया है, पता नहीं इनकी थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्शन आप इनसे बात करें 2 मिनट में निकल जाती है। क्योंकि ये भी कहते हैं कि हमने राज किया है, ये भी कहते हैं कि हमने हिंदुओं को बुचर किया है, और ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया। अगर आपने राज किया, उसके बाद मराठा आए, वो तो थोड़ी देर के लिए राज किए, फिर ब्रिटिश आ गए, और उसके बाद आप देखें कि आप अलग हो गए, तो आपके ऊपर जुल्म कब हुआ? ये जुल्म जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो कब हुआ? इसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है। और इंडिया में कहा जाता है कि मुस्लिम्स पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आप कभी इंडिया आए और देखें, यहां का तो लोकल पॉपुलेशन डरा हुआ है कि भाई हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। तो पॉइंट क्या मैं कहना चाह रहा हूं सर, कि मेजर इरिटेंट है जब तक हम फिलॉसफी को रिविजिट नहीं करेंगे। जब तक जैसे भारत को कॉलोनाइज किया ब्रिटेन ने, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या था कि गवर्नमेंटल यूनिट में गोरे बैठते थे डिसीजन मेकिंग में, उसका रिवर्स कॉलोनाइजेशन इंडिया ने कर दिया। आज आपका व्हाइट हाउस में इंडियन बैठे हुए हैं और ब्रिटेन का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक इंडियन है, ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन है। तो ये तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो गया। मगर ब्रिटेन इसको कॉलोनाइजेशन नहीं देखता है। अब ब्रिटेन इसको दूसरे तरीके से देखता है। वही ब्रिटिश जब इंडिया में आके कहते थे कि तुम्हें गवर्नेंस का जी नहीं पता, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि अपनी सेल्फ गवर्नेंस कर सको, हमारा रहना जरूरी है, नहीं तो तुम टूट जाओगे, तुम लड़ मरोगे, तुम को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यूनाइट किया है। तो वी आर द ग्रुप विच इज होल्डिंग यू टुगेदर, और हम हटे तो तुम यू विल बी फ्रैक्शनलाइज्ड इनटू मेनी पार्ट्स। और पाकिस्तान को ये, जब पाकिस्तान बना तो यूरोप के और अमेरिकन जो न्यूज़पेपर थे कंटेम्पररी, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो सरवाइव करेगा, हिंदुस्तान टूट जाएगा, क्योंकि ये मल्टी एथनिक मल्टी नेशनल यूनिट्स हैं, ये एक यूनिट बन ही नहीं सकते। दे हैव लिटर्ड देयर newspapers with these kind of prophecies, which of course had to be turned out wrong, because they never understood that India had a constitution in the past which was called Veda, and Veda is the constitution from which all other constitutions derive their validity. जैसे मुगलों को हम लोग इंडियन क्यों नहीं कहते? क्योंकि मुगल इंडिया में आए, उन्होंने वेदा को रिजेक्ट किया, दे डिड एवरीथिंग नॉन इंडियन, और फिर वो अपने आप को इंडियन कह रहे हैं। आप इंडिया में आते तो आप इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करते, इंडियन रिलीजन को अडॉप्ट करते। इंडिया में रिलीजन नहीं था, धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें, फिर भी जो इंडियन वैल्यू सिस्टम थी उसको अडॉप्ट करते। आपने यू निगेटेड एवरीथिंग इंडिया। शाहजहां ने ये जो जामा मस्जिद बनवाई है, उसका जब उनको चीफ जो वो होते हैं मौलाना, जब उनको नियुक्त करना था, उन्होंने बुखारा से बुलाया, समरकंद से, उज्बेकिस्तान से, इंडियंस को नहीं अपॉइंट किया उन्होंने।
आज उनका नाम बुखारी है, उनकी पूरी फैमिली का नाम बुखारी है, बिकॉज दे आर फ्रॉम बुखारा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान जो, जैसे मैं आपको एक ये लास्ट चीज पे कह के रोक रहा हूं, पिछली बार भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैंने आसिया बीबी का जजमेंट पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो उनको छोड़ दिया गया। उस जजमेंट में हर वो लॉज को जस्टिफाइड किया गया। जैसे उसमें एक इंसिडेंट दिया गया कि भाई पाकिस्तान पीनल कोड में ये जो ब्लास्फेमी का लॉ है वो कैसे आया। हालांकि उनको लिखना चाहिए था इंडियन पीनल कोड में, क्योंकि जब ये लाया गया, ये 20वीं शताब्दी की बात करते थे, 1920 के आसपास लाया गया था। कोई एक इंडियन सेंट थे, उन्होंने कुछ बुक लिखी थी मोहम्मद के बारे में। तो उस बुक के उस बुक में कुछ कंटेंट थे जिसके रिएक्शन में एक लोकल मुस्लिम ने उनको मार दिया था, और फिर इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड में व्यवस्था डाली, जिसको कहते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं करेंगे, ये उन्होंने डाला। फिर आपके यहाँ पे अमेंडमेंट होकर के, तो उन्होंने इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर कि ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। ये सारे लॉज हैं हमारे, जिन लॉज को आपको चेंज करना है, जिन लॉज को आपको रिविजिट करना है, यदि आप उसको जस्टिफाई करके और फिर एक फिल्मजी फैक्चुअल ग्राउंड पाएंगे कि भाई चूंकि आसिया बीबी ने जब स्टेटमेंट दिया उसमें 3 दिन का डिले हो गया था, वो नॉन रिलायबल है और ये है और वो, तो आप एक फैक्चुअल प्रॉब्लम, फैक्चुअल नैरेशन के थ्रू आप फाउंडेशनल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो रीविजिट ऑफ थियरी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कैसे देखे, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम स्कीमिंग बनिया, क्योंकि बहुत माइनॉरिटी ऐसी पॉपुलेशन है जो समझती है कि अच्छे लोग हैं, मेजॉरिटी जो है वो एक स्कीमिंग बनिया और पता नहीं क्या क्या लोगों को देखती है। और जब तक ये फीलिंग रहेगी तो वो कोई एम्बेसडर हो जाए, कोई जज बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वही जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जज उसी को जस्टिफाई करने के लिए डिसीजन लिखेगा। यदि आपके मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल और मैं जज हूं, तो मैं उसी के हिसाब से जजमेंट दे दूंगा। कैनन लॉ भरा पड़ा इन चीजों से। और इंडिया में भी एक समय में इस तरीके से था, जब विमेन को नहीं था इनहेरिटेंस इन द प्रॉपर्टी, तो उसको लोग जस्टिफाई करते थे किसी भी रीजन से, विमेन कमजोर है या जो करके। हालांकि हमारे यहाँ विमेन को एज अ फीमेल, एज अ गॉडेस देखा गया, दे वर कंसिडर्ड much superior than men, but still I'm saying उनको ये सब नहीं था। So that's how I see it. We need to revisit the theoretical foundation, the political theoretical foundation of Pakistan. Unless until we go to that root, the fruit will be toxic because there is a problem in the roots. The very moment we change the roots, there will be healthy fruit which will be borne by that tree. That's my intent. सही, आपने अच्छी बातें की। उसमें अब ये देखिए कि पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और जो मुल्क नहीं मानता, एंड दैट इज ओनली वन कंट्री, एंड दैट इज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में खुद डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है ये भी लोगों को पता है, लेकिन वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देते कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जो हैं वो इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या जमहूरियत मानते हैं, एंड बाकी भी वेस्टर्न दुनिया जो है वो सारी मानती है। तो अगर इंडिया नहीं है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो फिर किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर इंडिया नहीं है तो फिर कौन सा मुल्क है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आपके ख्याल में है। और दूसरा जो पाकिस्तान में शिकायत है वो ये है कि जी हिंदू जो थे वो गुलाम बनाना चाहते थे मुसलमानों को, और जिन्ना साहब ने उनको इस गुलामी से बचा लिया। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ लोगों से कि भाई इस वक्त इंडिया में 20-25 करोड़ या 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से मुझे एक आदमी भी ऐसा बता दीजिए जो ये कहता हो कि मैं हिंदुओं का गुलाम हूं। मतलब पाकिस्तानियों का व्यू, स्टैंडर्ड व्यू ये है कि इंडियन मुस्लिम्स आर स्लेव्स टू हिंदूज, और एक इंडियन मुस्लिम ऐसा नहीं है जो इस स्टेटमेंट को इंडोर्स करता हो, जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हो। ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। मसलन
असदुद्दीन अवैसी को देख लीजिए, क्या वो अपने आप को गुलाम समझते हैं? उनका भाई जो है अकबरुद्दीन अवैसी, क्या वो अपने आप को गुलाम समझता है? क्या जमाते इस्लामी के अमीर हैं हुसैनी साहब, क्या वो अपने आप को गुलाम समझते हैं? कौन गुलाम समझता है अपने आप को? तो ये एक बहुत ही एक अजीब सी चीज है जो पाकिस्तान में मुझे नजर आती है। या जमीयत उलमा हिंद के जो लोग हैं, क्या वो अपने आप को गुलाम समझते हैं? तो ये एक बड़ी अजीब बात है। और दूसरा जो है, ये जो गिला किया जाता है कि जी इंडिया के मुसलमान जो है ना, उनके साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। मेरे तो ख्याल में पाकिस्तानियों को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आफ्टर 47 इंडिया में एक ऐसा मुतालबा था, कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई सिंस दीज मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर पार्टीशन, सो उनके जो सिविक राइट्स हैं, उनका वोटिंग का राइट जो है वो छीन लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन मुसलमान हैं उनको दे शुड बी पुश टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर वो नहीं जाते तो फिर उनके जो राइट्स हैं, सिविक राइट्स जो हैं उनका, फॉर एग्जांपल वोटिंग का राइट जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो टू द क्रेडिट ऑफ इंडियन लीडरशिप, नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड। तो पाकिस्तान में तो इस चीज की अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने ओवरवेलमिंगली पार्टीशन को सपोर्ट किया, नारे लगाए पार्टीशन के हक में, वो almost all of them, they continue to live in their own cities and villages. तो एक तरफ वो बहुत ये फख्र से बताते हैं कि जी इंडिया के मुसलमानों ने 90% ऑफ देम और 85% ऑफ देम दे सपोर्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और साथ ही ये भी होता है कि उनके ऊपर तो जुल्म बहुत हो रहा है। सो आई मीन जुल्म क्या क्या जुल्म हो रहा है। अब मैंने एक इंडियन पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट भी हैं, शाहिद सिद्दीकी, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने बहुत सारी ये जो मिथ्स हैं इनको बस्ट किया, उनसे बिल्कुल उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने यहां तक कहा कि जितने भी हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं उनका स्टार्ट जो है वो मुसलमानों की तरफ से हुआ। अब एक पाकिस्तानी के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ये एक इंडियन मुस्लिम कह रहा है, और ऐसा मुस्लिम कह रहा है जो कहता है जी मैंने ऑलमोस्ट ऑल राइट्स, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल राइट्स, यू नो। सो ये जो परसेप्शन का इतना बड़ा एक क्लैश है, ये बहुत हैरान कुन है कि इंडियन मुसलमान वो बात नहीं कह रहा जो पाकिस्तान का मुसलमान कह रहा है। तो उसमें शाहिद साहब का ये कहना था कि वो इंडिया के मुसलमानों को उनकी बुरी हालत दिखाना, वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, स्टैंडर्ड नैरेटिव, उसकी जरूरत है कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया, हमने पार्टीशन कर ली, अगर हम इकट्ठे होते तो हमारी हालत भी वही होती जो इंडिया के मुसलमानों की है। अब शाहिद साहब का यह कहना था कि भाई हमारी फिक्र करना छोड़ो, अपनी फिक्र करो। पाकिस्तान जो है वो हर फील्ड में पीछे रह गया है। मैंने उनसे ये बात की थी, मैंने कहा जी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सच्चर कमेटी की बात करते हैं कि जी सच्चर कमेटी ने ये कहा कि इंडिया के मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, और इवन दलित्स जो हैं वो उनसे आगे निकल गए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी ये डिमांड नहीं करता कि सच्चर कमेटी जैसी कमेटी पाकिस्तान में भी बननी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं वो क्यों पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या क्या इकदामात किए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए। तो उस पर शाहिद साहब कहने लगे माइनॉरिटीज को तो छोड़िए, आप अपनी जो अक्सरियती आबादी है उसके लिए कमेटी बनाइए कि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो क्यों पिछड़े हुए हैं, इंडिया क्यों मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे निकल गया है। तो ये जो है बात, मतलब इंडियन मुसलमान जो हैं वो भी उस नैरेटिव से एग्री नहीं करते जो पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है, जो एक गॉस्पेल ट्रूथ समझा जाता है। जी अभिषेक जी।
नहीं, बहुत शाहिद सिद्दीकी जी एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, मैं जानता हूँ उनको, बहुत उनका रेस्पेक्ट है एज अ पत्रकार। तो मैं इसको फिर से ले जाता हूँ इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कि ये क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान का मुस्लिम है कौन, हिंदुस्तान का मुस्लिम है कौन, और जुल्म और जिसे कहते हैं नाइंसाफी, दिस इज द वर्ड एसोसिएटेड विद देम परपेचुअली। तो जब तक वो इंडिया पाकिस्तान नहीं बन जाता है तो वो जुल्म ही है। आप समझ रहे हैं, ये जुल्म ऐसा है जो मेंट जो 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 परसेप्शन में है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये इसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो अब आप, जैसे मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब एक तबलीगी मुझे देखता है तो वो बड़ा दुखी होता है कि यार ये आदमी जहन्नमी है, इसको कैसे मैं ले आऊं कि ये चला है जन्नत में। आप समझ रहे हो इसका, उसके मेंटल स्टेट पे जाइए। when he sees me as a walking dead man, कि this man is a sinner, even though he may have done some good work, he will go to or he'll end up in hell anyways. तो पॉइंट ये है कि ये जो है ना, ये जो ब्रेन है, ये जो आपका जो सारी दुनिया आपके यहीं पे है, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो वो जुल्म है। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को देखें और वो अपनी मुसलमान की आइडेंटिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रखना चाहता है, तो दो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये आपका 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज नथिंग बट द ऑफशूट ऑफ द वेद। ये तो एकदम क्लियर है। इसी ग्राउंड पे मैं कहता हूं कि मुगल इंडियंस नहीं बने क्योंकि मुगल ने हर वो काम किया जो एंटी इंडियन था। भाई बहुत से लोग आए, जैसे पारसी आए, वो बाहरी हैं, दूसरे नेशन के, बट वो इंडियन बन गए। कोई नो वन बॉदर्स कि आपका नेशन क्या है, क्योंकि वो जो बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वेदा का, वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने नहीं कहा कि हमारा वेद और हमारी ये जो उनकी किताब है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें कुछ लिखा है, इसमें कुछ लिखा है, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने उसमें समरसता प्रोवाइड की, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया, एंड दे आर नाउ द पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, वो चूंकि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो एकदम वो हो चुका है, क्या नाम है, सेक्युलर हो चुका है, तो उनको यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी का वो नहीं है उस टाइप से कि भाई हमको क्रिश्चियनिटी फैलानी है सबको, हालांकि वो कर रहे हैं वो चीजें, बट वो एक अलग चीज है। पॉइंट वो हिंदुओं को एज अ थ्रेट नहीं देखते, हिंदुओं को थ्रेट नहीं देखते, वो उनको थ्रेट के रूप में देख सकते हैं जो उनको कन्वर्जन करने से रोक रहा हो, लेकिन वो हिंदू सिस्टम बिलीफ को वो एज अ थ्रेट नहीं देखते फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फिजिकल वेलबीइंग। पॉइंट क्या है कि ये एक कुरान कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं और मैं भारतीय हूं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप अगर आप मुसलमान हैं तो फिर नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती आपके लिए। कुर्राए अर्ज अल्लाह मियाँ की कॉन्सेप्ट है। आप फिर वो देखेंगे, ये मेरी जमीन है, ये किसी की जमीन है, मैं ये मानता ही नहीं हूं। ये प्रॉब्लम इसे कहते हैं जिसको आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कई अमेरिकन ऑथर्स ने कहा, मैं इसको कहता हूं क्लैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जो दुनिया के 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनमें से वेद है, कुरान है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, और ये जो पारसियों की किताब है उसका नाम मैं भूला हूं, कैसे भूला मैं, मुझे हमेशा याद है। ये 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन थे। इनमें से वैदिक कॉन्स्टिट्यूशन वो नेशन स्टेट बन के रह गया, वो अपनी टेरिटरी के बाहर फैलाने नहीं गया। बाकी जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, कुरान और बाइबल, ये चले गए दुनिया भर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिखाने। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, भाई तुम क्रिश्चियन कब बनोगे, जब तुम बाइबल मानोगे, तुम मुसलमान कब बनोगे, जब तुम कुरान मानोगे। तो आज हमारे यहाँ ये दिक्कत है कि जिसको सेक्युलर होना है वो कह रहा है कि हम तो मुसलमान हैं। भाई आप ये क्यों नहीं कह सकते कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं? आपका किस देवता में, किस अल्लाह में, किस भगवान में बिलीफ है, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप जिसको मानना चाहें माने, आप फ्री हैं। लेकिन आप अगर ये असर्ट करेंगे कि हम मुस्लिम हैं, तो आप इक्वलिटी नहीं चाहते, आप स्पेशलिटी चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपको जो है वो
पॉजिटिव लॉ से गवर्न किया जाए। आपको हमारे यहाँ कई लोग मिलेंगे मुस्लिम जो कहते हैं कि हम तो ये सीए का कानून नहीं, हम तो इंडियन कानून ही नहीं मानते। अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके हिसाब से कुरानिक कानून, शरिया इज द बेस्ट लॉ। तो ये जब तक खुद को सेक्युलर करने का, मैं फिर कह रहा हूं सर, सेक्युलर करने का मतलब लादीनियत नहीं है जो आप क्या, पर सेक्युलर करने का मतलब है इनको अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या वेदों से जोड़ना पड़ेगा, और अपने स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए नहीं, आपको वैदिक लाइफस्टाइल में नहीं लाना है। आपको ये लाना है कि मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं। मैं, चूंकि वेदा मुझे ये परमिट करता है कि मैं वेदों में लिखे हुए हर चीज को ना मान, ये वेदा ही कहता है यू आर फ्री नॉट टू। आप उसकी थ्योरी ऑफ क्रिएशन देखें तो वो बड़ी ब्यूटीफुल है, कभी उस पर बात करेंगे। तो चूंकि ये मुझे परमिशन करता है कि जो भी इसमें लिखा है मैं इसको रिजेक्ट करूं, इसलिए मैं किसी और चीज को मानता हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में कि मैं इंडियन हूं और मुस्लिम हूं, ये मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम। जैसे इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन बुद्धिस्ट, इंडियन जैन, इंडियन एथीस्ट, इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन पारसी, इनको कोई प्रॉब्लम। ये इंडियन एक जो आइडेंटिटी है, इसको अपने आइडेंटिटी में सबसे सुपीरियर रखते हैं कि वी आर इंडियन फर्स्ट, एनीथिंग लेस, एनीथिंग आफ्टर। कुरान जो, सॉरी, वेद की, अरे मुस्लिम की प्रॉब्लम है, वो कहता है कि मुस्लिम फर्स्ट, यानी कुरान एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट और देन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपके कुरानिक प्रोविजन में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर उसमें क्लैश है, आप कहेंगे कुरानिक कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल। तो आप जब भी वो क्लैश देखेंगे तो आप उसको देखेंगे ये मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो चीज इसमें लिखी हुई है उस हिसाब से हम अपनी लाइफ नहीं बिता पा रहे हैं। सो डिनायल ऑफ शरिया लॉ जुल्म है। हम जहां रहेंगे वहां पे हमको जो भी ये लॉ दिया गया उस लॉ के हिसाब से अगर नहीं जीने दिया जा रहा है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये जुल्म है। सो जब तक मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता रहेगा, वो किसी भी मल्टी नेथनिक, या नेशन स्टेट के सिस्टम में फिट नहीं होगा। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डुरंट लाइन है, वो उसमें वो कहते हैं भाई हमारे आपके बीच का समझौता आप मान लीजिए। भाई अफगानिस्तान का आपके साथ कभी डुरंट लाइन पे समझौता नहीं हुआ, वो ब्रिटिश इंडियन से हुआ था। दैट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन एंड अफगानिस, द रिप्रेजेंटेटिव वर ब्रिटिश, बस दैट्स इट। आप, पाकिस्तान कभी भी इनहेरिटर नहीं बना जो इंडियन ट्रीटीज या इंडियन ऑब्लिगेशंस थे। यहां तक कि इन्होंने जब डिवीजन हो गया, क्योंकि इंडिया एक ओरिजिनल, अच्छा ये एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया को आजादी मिली 1947 में। इंडिया 1950 तक डोमिनियन रहा, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुआ, तो उस समय तक ये डोमिनियन रहा। यूनाइटेड नेशन चार्टर आया 1945 में, अक्टूबर में इन्फोर्स हुआ। इंडिया उसका सिग्नेटरी मेंबर है, और लॉ ऑफ ट्रीटी ये कहता है कि कोई भी सॉवरिन स्टेट ही सिर्फ ट्रीटी साइन कर सकता है। इंडिया 1945 में सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, जिसको कि ब्रिटेन को साइन करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं सर? सो पॉइंट ये है कि जब तक ये कुरान को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि कुरान को एक मुकम्मल किताब जो मेरी पॉलिटिकल, मेरी स्पिरिचुअल, मेरी लीगल और मेरी सारी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ये करता है, और ये सुपीरियर है, तो ये रिलेशनशिप हो जाता है लॉ की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। यानी कि जैसे जब इजराइल में बेसिक लॉ बना, तो बेसिक लॉ के साथ साथ नेसेट जो है वो कई और स्टैट्यूट भी बनाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन उठा कि अगर बेसिक लॉ में और स्टैट्यूटरी प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो उन्होंने एक नया लॉ ला के दिया कि भाई जो बेसिक लॉ है वो गालिब आएगा सारे लॉज के ऊपर। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज वेदा is in conflict with Quran, which will prevail? और अगर आप जो अभी वेद का जो फॉर्म है 1950 वाले लॉ के फॉर्म में, उसमें यदि आपको कह रहा है कि हमें आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना पड़ेगा, तो आप तो ये जो बेसिक मुसलमान है उसकी जो कंप्लेंट है वो जायज है। वो कहता है भाई मैं मुसलमान ही तब हूं जब मैं अपनी इन लॉज के हिसाब से
करूंगा। अब आप मुझे यू कह रहे हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जाना होगा, तो मैं कैसे ये इस चीज को मैं कैसे रिकंसाइल करूं कि मैं मुसलमान हूं और मैं मैन मेड लॉज के थ्रू अपने आप को सबमिट करूंगा, या मैन मेड लॉज के थ्रू अपनी जीवन का यापन करूंगा, अपना लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ को मैं बिताऊंगा। और वो जो उनका डिलेमा है वो जेन्युइन है, और उसका सल्यूशन एकदम उनके सामने मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि ये सल्यूशन नहीं है सर, यही सल्यूशन मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, यही सल्यूशन यूएई कर रहा है। यूएई में मुस्लिम अरब से ज्यादा नॉन मुस्लिम अरब है, नॉन मुस्लिम्स हैं और अरब भी नहीं है, लेकिन वो थ्रेटेंड नहीं है अपने लोगों को लेकर के। और सारी दुनिया जो अरेबिया में है, वो यूएई में है, वो मानती है कि ये अरब्स का लैंड है। हम यहाँ भले संख्या में ज्यादा हो, कभी ये क्लेम नहीं करती कि ये अरेबियंस का लैंड नहीं है, ये हमारा लैंड। तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज आई हैं, उसमें दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज हैं, नेशन बेस्ड, एक है सिविलाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी जो इंडिया है। इंडिया को आप वेद से अलग करेंगे, इंडिया फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा। इंडियन मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, उसने इंडिया के हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो जब तक वेद रहेगा, इंडिया यूनाइटेड। जिस दिन वेद खत्म, उसके रिफॉर्म, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 वाला है, ये उसका पार्ट है, उसका एक, जिसे कह लेना कि एक रिफॉर्म्ड वर्जन है, मगर उसकी वैलिडिटी वही है। तो ये जो इरिटेंट मुझे लगता है ना कि रिविजिट करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। जो लिखा था एक स्टैनफोर्ड के वो थे प्रोफेसर, या हार्वर्ड के, मैं नाम भूला, उन्होंने लिखा था कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में हु आर वी, हटिंगटन, सैमुअल हटिंगटन, हु आर वी करके उन्होंने किताब लिखी थी। तो ये आपको रिविजिट करना पड़ेगा, हु आर यू। सर अब आप अच्छा अभिषेक जी, क्या इंडिया में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को उस सेंस में एक्सेप्ट कर लिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं? मसलन इंजीनियर असगर अली थे, असगर अली इंजीनियर एक इंटेलेक्चुअल थे, मुंबई में उन्होंने एक इदारा भी बनाया था, सेकुलरिज्म की वो बहुत बात करते थे। फिर आरिफ मोहम्मद खान, जो आजकल गवर्नर हैं केरल के, फिर जावेद अख्तर जैसे जो लोग हैं, क्या इन लोगों ने आपके मुताबिक वो एक्सेप्ट कर लिया है जो आप चाह रहे हैं कि मुसलमानों को एक्सेप्ट करना चाहिए? वो तो बहुत पहले से किया हुआ है ना, ऐसे मुस्लिम तो थे, जस्टिस चावला थे इंडिपेंडेंस के समय, महाराजा रंजीत सिंह के समय में उनका जो सिपह सलार था वो मुस्लिम था, शिवाजी का जो सिपह सलार था मुस्लिम था। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पे ये जो इस्लामिक और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने ज्यादा हमको चोट पहुंचा दी। जैसे आप देखें, अंग्रेज आए तो इसको कॉलोनाइजेशन कहा, ठीक है, अंग्रेजों के जो इंडिया में आना थे उसको वो कॉलोनाइजेशन के हेडिंग के फॉर्म में पढ़ाते। तो जब आदमी पढ़ रहा होता उसको एक पहले ही वर्ड दे देते, तो उसको उसी सेंस में विजुलाइज करने लगता है। वो मुस्लिम आए, उसको वो पढ़ाते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी कि इस्लाम का आगमन भारत में। जो शिवाजी थे वो हिंदवी साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, उसको बना दिया मराठा वॉर। जबकि शिवाजी को मराठा वॉर रहे होंगे वो, लेकिन उनका जो उन्होंने सौगंध ली थी वो ये ली थी कि हम भारत का वापस से हिंदवी राज की स्थापना करेंगे, लेकिन उसको मराठा बना दिया कि ये मराठा वॉर था, ये मराठा है। यानी कि एक नेशन, उन्होंने इंडिया एज ए यूनिट कभी नहीं एक्सेप्ट किया, वेदों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप इंडिया को यूनाइट एट लेंथ एंड ब्रेथ, कोई कल्चरल यूनिटी और लैंग्वेज यूनिटी नहीं करती है, कोई एक यूनिफाइड लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा इंडिया में, और इंडिया तब तक इंडिया रहेगा जब तक वो मल्टीपल लैंग्वेज बोलेगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत तभी भारत है जब कई बोलियां होंगी, तो क्वेश्चन ये आता है। इसीलिए अंग्रेज जो थे, या जो उस समय के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जब इंडिया डिवाइड हुआ तो वो तो कहे कि यार ये तो टूट जाएगा, बिकॉज जो उनकी समझ थी कि नेशन स्टेट ही यूनाइट होगा, जो कि 1919 के बाद आया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के टूटने के बाद, ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि भाई यूरोप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा नेशन स्टेट की बेसिस पे। उनको ये लगता था कि भाई नेशन स्टेट ही टुगेदर रह सकती हैं, अदरवाइज वो एम्पायर हो जाएगा। और एम्पायर का सिस्टम जमाना तो जा चुका है, लेकिन इंडिया एम्पायर भी नहीं था, नेशन स्टेट भी नहीं था, मगर वन यूनिट था। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे न्यूटन गॉट द फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी
gravity wrong, but he got the mathematics of gravity accurate. उसने उसको कैलकुलेट कर दिया कि कोई चीज जब फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, but he couldn't explain that why things are falling on earth. He said it's a gravitational force. उसने उसको फोर्स कहा. आइंस्टाइन ने 400 साल बाद कहा न्यूटन को कि तुम गलत हो न्यूटन भैया, आपका मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेविटी सही है, आपकी फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी रॉन्ग है, क्योंकि जिसको आप कह रहे हो कि ये ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो बेसिकली पुश है, बिकॉज देयर इज अ स्पेस एंड टाइम इन विच अर्थ is functioning, and this space and time is not inert. It has properties. It mends, it bends, it turns, it does so many things. तो वो उस चीज को, वो स्पेस एंड टाइम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए. आके ये आइंस्टाइन ने बताया, इफ यू गॉट मैथ्स ऑफ ग्रेविटी राइट, इट डजंट मीन यू आल्सो गॉट फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी राइट. उसी तरीके से आप इसको देखें कि जब आप किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने जाएंगे, इंडिया में अंग्रेज वो अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन करते थे. अब उनको ये नहीं समझ में आया कि इंडिया क्यों यूनाइटेड है. ये इंडिया, वो उनको हमने यूनाइट किया. अरे भाई, इंडिया को 5-6 हजार 10 हजार साल पहले वेदों ने यूनाइट कर दिया था. और जो भी वैदिक सिस्टम में बिलीव करता है, वैदिक सिस्टम में बिलीव करने का बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है कि नहीं बिलीव करता है और करता है, दोनों ही एक ही फिनोमिना में है. आप समझ लेना, आप बिलीव नहीं कर रहे हो और कर भी रहे हो तो भी आप उसी सूत्र से, उसी धागे से पिरोए हुए हो. वो इस चीज को नहीं समझ पाए. उनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि जो क्रिश्चियनिटी या जो बाइबल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड को यूनाइट नहीं रख सका इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी. वहां पे लड़ाइयां होने लगी. लेकिन इंडिया में जब तक वेद रहेगा तब तक इंडिया एक रहेगा. आप वेदा हटा दीजिए, जैसे मुस्लिम्स ने वेद से अपना कुरान, इंडियन मुस्लिम्स ने वेद को हटा करके कुरान ले लिया. अब नहीं मानते हैं वो कि हम इंडियन हैं. द फर्स्ट थिंग दे डिड कि अब हम नहीं मानते. तो मेरे कहने का मतलब है कि वेद में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंटेंट उसका क्या है, मैं कह रहा हूं कि वैदिक मीन्स ये हमारी ओरिजिन का बुक है. उसमें बहुत अमेंडमेंट हो गए, बहुत पानी बह गया, वेद में क्या लिखा है किसी को पता भी नहीं है, लेकिन सब ये कहते हैं यही हमारी ओरिजिन है. जब शादी होगा तो वैदिक मंत्रोच्चार से होगा. जब तक भारत के लेंथ एंड ब्रेथ में, तब तक भारत एक रहेगा. उसकी भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी इकोनॉमिकल फ्लरिशमेंट कैसे होती है, इससे कोई मतलब नहीं है. जब तक वो शादी करेगा उस सूत्र से, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इंडिया इज वन. जिस दिन ये खत्म हुआ, इंडिया विल सीज टू एग्जिस्ट.